नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस पीजीटी एग्ज़ाम के पहले मैं आपको लिटरेरी टर्म्स के बारे में और भी कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दोस्तों जहां तक बात रही आगे की कि आगे एग्ज़ाम में आप ग्रामर को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप लिटरेचर को कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो 2-4 दिन हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उस पर फोकस करें दोस्तों। और आपकी कॉल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतने स्वीट सारे कमेंट्स मिलते हैं मुझे, मैं इससे बहुत खुश होता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, वाकई मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ, लेकिन जो आपके कमेंट्स हैं वो तो दोस्तों यही बताते हैं कि मैं काफ़ी बेहतर कर रहा हूँ। आपसे मुझे यही उम्मीद थी, और मुझसे भी आपकी जो उम्मीद होती है कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों। आपकी जो फ़ोन कॉल्स मिलती हैं उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किया और थैंक्स बोला कि आप सर अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जहाँ तक नोट्स की बात रहती है कि ये जो नोट्स, तो ये तो मैं अपनी बुक्स पे बनाता हूँ, फिर आपको वही प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। तो आप खुद ही जब पढ़ें तब आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। जिस दौरान आप पढ़ते हैं जो आपको पॉइंट महत्वपूर्ण लगे आप उन्हें नोट डाउन ज़रूर करें। ये आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके इसी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए है, या आपके कोई भी और एग्ज़ाम्स आएंगे जो लिटरेचर से संबंधित होंगे और उसमें ये राइटर और पोएट्स होंगे, तो ड्रामेटिस्ट्स होंगे, तो आप उसमें मदद पाएंगे दोस्तों। अब हम बिना देरी किए हुए, ये तो बात हमारी हो गई आपकी, और आप मुझसे मतलब कभी भी किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कभी भी कहने का मतलब ये नहीं कि आप दोस्तों रात के 12 बजे फ़ोन कॉल कर दें। आप टाइम पर, जैसे कि आप समझते हैं कि एक वर्किंग टाइम होता है, उस टाइम पर आप कभी भी कॉल करेंगे, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ दोस्तों। चलिए हम अब टाइम को बिना जाया किए हुए, बर्बाद किए बिना टाइम को, हम चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर कि मैं लिटरेरी टर्म्स का एक दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये लिटरेरी टर्म्स जितने भी मैंने आपको दिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए दोस्तों। आखिर दोस्तों ये लिटरेरी टर्म्स जो होते हैं, कैसे मैं कह देता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, तो एक्चुअली में मैंने इसका बेस एक समझा। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो किसी भी स्टेट का हो या कहीं का टीजीटी पीजीटी हो, जो भी मेरे पास एक कलेक्शन होता है, उस सारे कलेक्शन को दोस्तों मैं एक एनालाइज करता हूँ, फिर इसके बाद प्रिपेयर करता हूँ दोस्तों। ये पार्ट 2 जो लिटरेरी टर्म्स है, इसमें मैं कुछ लेकर के आया हूँ जो आपके सामने अभी प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। मैं जो पहला आज का टर्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है एस्थेटिसिज्म। दोस्तों जो एस्थेटिसिज्म है, जैसे कि आप जानते हैं कि एस्थेटिक जो इन्जॉय होता है ना, एक्चुअली में एस्थेटिक मतलब आर्ट का इन्जॉय और ब्यूटी का इन्जॉय दोस्तों। एस्थेटिक जो टर्म है इसका मतलब होता है आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट, कि जो भी आर्ट होती है दोस्तों वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, खुद में ही पर्याप्त होती है। इसका एक दूसरा जो टर्म है वो है आई आर्ट फॉर आई आर्ट, मतलब मैं अपनी आर्ट को जो भी आपके सामने परोसता हूँ या पोर करता हूँ, वो आर्ट के लिए ही, आर्ट फॉर आर्ट से एक दोस्तों इसका ये टर्म है, यानी ये कई नामों से जाना जाता है एस्थेटिसिज्म दोस्तों। अगले हम उस पर आते हैं टर्म पर, वो है एल्यूजन दोस्तों। इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस। एल्यूजन क्या होता है दोस्तों? ये इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जब जैसे कि हम किसी को कोई वर्क ऑफ आर्ट लिखते हैं, उस वर्क ऑफ आर्ट में हम किसी चीज़ का एल्यूजन दे देते हैं, यानी कि हम किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में जिक्र कर देते हैं, और वो जो जिक्र होता है इनडायरेक्टली हमारी या कैरेक्टर की, जिस कैरेक्टर को हम डिपिक्ट कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ को बताने के लिए हम किसी और की क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ को बता देते हैं, वो होता है दोस्तों एल्यूजन। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है एलेग्री। एलेग्री दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछले शायद, या फिर नहीं बताया भी होगा, तो एलेग्री होता है एक्सटेंडेड मेटाफर इन विच अ सिंबॉलिक स्टोरी टोल्ड। जो एलेग्री होता है एक मतलब एक्सटेंडेड मेटाफर का रूप होता है, जिसमें कि कोई सिंबॉलिक कहानी बताई जाती है। कैसे दोस्तों? जैसे कि आप एप्सोलेम एंड नेक्टोफिल को देखते हैं, जो उनका वर्क है जॉन ड्राइडन का, तो उसमें आप देखते हैं कि वो एक कहानी बिब्लिकल स्टोरी पर आधारित चलती है, अरलाप सासुरी और ड्यूक ऑफ मनमथ की। तो उसमें एक बिब्लिकल बैकग्राउंड के साथ वो कहानी चलती है दोस्तों। इसी तरह जैसे कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है जॉन बनियान का, तो वो भी एक एलेगरी है, एलेगोरिकल वर्क है दोस्तों। अफेक्टिव फैलेसी दोस्तों, अगला जो टर्म है वो है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है कि जैसे कि कोई भी आप वर्क ऑफ आर्ट जो होता है, तो इसे बोलते हैं हम एरर दोस्तों। यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी हुई है ना, तो ERROR है, वो एक्चुअली में EROR लिख गया है दोस्तों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। ये जो ERROR लिखा है, एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम, एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब किसी भी वर्क ऑफ आर्ट से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं,
तो हम काफ़ी सारी दोस्तों गलतियां कर देते हैं। क्या करते हैं कि हम अपने जो इमोशंस होते हैं उन इमोशंस के आधार पर उस वर्क ऑफ आर्ट का जो एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो हम कर लेते हैं। दैट इज़ अफेक्टिव फैलेसी, यानी कि जब हम उससे इफेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं दोस्तों। अगला टर्म है दोस्तों एम्बिग्विटी। क्या होता है एम्बिग्विटी? मैंने बताया इसमें अकॉर्डिंग, जैसे एक फ्रेजिंग होता है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी में हमेशा दोस्तों मीनिंग क्लियर नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना कि ये चीज़ एम्बिगुअस है। क्यों एम्बिगुअस है? क्योंकि दैट इज़ नॉट क्लियर कट, यानी कि वो क्लियर कट अपनी जो है क्या है वो चीज़, कैसी है, क्यों है, इस सारी चीज़ का रेफरेंस नहीं देती, इसीलिए हम उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। वही टर्म है दोस्तों एम्बिग्विटी। अगला टर्म है दोस्तों एनालॉजी। दोस्तों ये जो एनालॉजी क्या होता है, तो एनालॉजी में दोस्तों होता है कंपैरिजन होगा। एनालॉजी में आपका कंपैरिजन देखने को मिलता है, और ये कंपैरिजन जो मिलता है ना, अनलाइक कंपैरिजन मिलेगा दो चीज़ों के बीच में। एक अनलाइक कंपैरिजन जो मिलता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों एनालॉजी। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट दोस्तों एक ऐसी कोई कहानी होती है, एक ब्रीफ स्टोरी होती है जो अम्यूजमेंट के लिए लिखी जाती है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा ईवी लुकस का टाइट कॉर्नर, दोस्तों एक वर्क है। उस टाइट कॉर्नर में एक्चुअली में ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी में जो प्रोटैगनिस्ट रहता है दोस्तों वो फंस जाता है, अपनी ही कलाकारी के चक्कर में वो दोस्तों फंस जाता है। तो जो एनेक्डोट होता है एक शॉर्ट स्टोरी होती है, लेकिन दोस्तों ये एक मोरल स्टोरी होती है, उससे कुछ ना कुछ आपको लेसन दिया ही दिया जाता है। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन का जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है, ये आपके जो ड्रामाज में आया दोस्तों। जो मॉडर्न ड्रामा एंग्री यंग मैन का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये ड्रामाज में आया। किस टाइप के ड्रामाज में? ये जो ड्रामाज थे ना, जैसे कि जॉन ऑसबॉर्न का है लुक बैक इन एंगर, ये 1950 के दौरान आया दोस्तों एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या होता है कि एक वोकल प्रोटैगनिस्ट अगेंस्ट कल्चर स्नोबरीज, मतलब जो भी आपकी कल्चर के खिलाफ कुछ ऐसा दिखाया जाएगा इसमें कि जो दोस्तों कल्चर के खिलाफ होगा, एंटी रहेगा, उसके थोड़ा सा विपरीत रहेगा दोस्तों। दैट इज एंग्री यंग मैन कॉन्सेप्ट जो होता है दोस्तों। अगला पॉइंट जो है वो है एंटी हीरो। दोस्तों एक तो आप हीरो के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन जो एंटी हीरो होता है वो डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल हीरो से। एक्चुअली में जैसे हम हीरो के बारे में हमेशा सोचते हैं वो ताकतवर होगा, मोरलिटीज से भरा होगा, लेकिन दोस्तों जो एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें जैसे करेज या डिटर्मिनेशन के अलावा कुछ और चीज़ें, उसमें कुछ फ्लाज भी हो सकते हैं। जैसे वो कायर हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें उसमें हो सकती हैं। जैसे टी एस इलियट का वर्क है लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक। जे एल्फ्रेड प्रूफॉक में जो प्रूफॉक कैरेक्टर है ना दोस्तों, तो वो एक एंटी हीरो का उदाहरण है। दोस्तों एफोरिज्म क्या होता है? एफोरिज्म जो होता है यानी कि एफोरिस्टिक स्टाइल से है, ये फ्रांसिस बैकन ने इसको दिया था एफोरिस्टिक स्टाइल को। तो ये एफोरिस्टिक जो स्टाइल होता है इसको हम कह सकते हैं ईजिली मेमोरेबल स्टाइल। ये दोस्तों ईजिली मेमोरेबल स्टाइल होता है एक्चुअली में, और ये बेस्ड होता है किसी ये ट्रूथ का या कि कोई ओपिनियन होता है दोस्तों। जो भी आपके फ्रांसिस बैकन ने वर्क लिखे, फ्रांसिस बैकन ने अपने वर्क्स में दोस्तों यही जो एक स्टाइल अपनाया था, एफोरिस्टिक स्टाइल। उनके फ्रांसिस बैकन के जो हम स्टाइल को बोलते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल, क्यों? क्योंकि उसमें वो ऐसी बातें कहते हैं, वो चाहे किसी प्रोवर्ब के माध्यम से कहें, यानी गागर में सागर जो भरने का कार्य करते हैं, वही एफोरिस्टिक स्टाइल का दोस्तों कार्य होता है। ये इजीली मेमोरेबल नाम से भी दोस्तों एक जाना जाता है। अगला जो टर्म है वो है आर्केइज्म। दोस्तों आर्केइज्म जो होता है ना, वो एंशिएंट चीज़ों से रिलेटेड होता है। द यूज ऑफ वर्ड्स और फ्रेज दैट हैव बिकम ऑब्सलीट। आर्केइज्म जैसे कि आपके जियोफ्री चासर हैं दोस्तों, तो उन्होंने थोड़ा सा आर्केइक इंग्लिश का यूज किया दोस्तों, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने और कम किया, उसके बाद आर्केइक इंग्लिश चली गई। आर्केइक मतलब ओल्ड जो होती है इंग्लिश, जैसे दाऊ दाई जो वर्ड होते हैं दोस्तों, ये आर्केइक इंग्लिश के ही होते हैं। ब्लूम्सबरी ग्रुप दोस्तों जो होता है था, ये ब्लूम्सबरी ग्रुप एक आर्टिस्ट्स का ये ग्रुप था दोस्तों, आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था दोस्तों। और इस ब्लूम्सबरी ग्रुप में बहुत सारे लोग दोस्तों शामिल थे। जैसे इसमें से आपके जो ब्लूम्सबरी ग्रुप में शामिल थे वो थी वर्जीनिया वुल्फ और ईएम फॉस्टर। तो ये सारे लीडिंग जो है, एक लंदन का जो है 1910 में ये ग्रुप जो है स्थापित किया गया था। ये आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप था दोस्तों। बॉम्बास्ट को क्या होता है दोस्तों, जो जैसे कि इसके नाम से एकदम क्लियर होता है कि बॉम्बास्ट ये एक वर्डली ओवर एलोबरेट करने वाली कोई ऐसी डिक्शन है जो किसी मैटर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके एकदम दिखा देती है, वो बॉम्बास्ट होता है। यानी ओवर एलेबोरेशन, किसी चीज़ का ओवर एलेबोरेट कर देना, ज़्यादा ही उसको बता देना, दैट इज कॉल्ड बॉम्बास्ट दोस्तों। अगला टॉपिक है, जो टर्म है दोस्तों, वो है बोल्ड राइज।
ये जो बॉल्डराइज वर्ड है ये पूछा जा चुका है दोस्तों। ये आपके यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था और नेट के एग्ज़ाम में दोनों में पूछा गया था दोस्तों। तो ये बॉल्डराइज क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली में जो बॉल्डराइजेशन का काम किया था एक टॉमस बॉल्डर करके थे जिन्होंने ये काम किया था एक्चुअली में। और ये काम करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि शेक्सपियर के वर्क्स थे उसमें कुछ ऑब्सलीट लैंग्वेज थी, ऐसी लैंग्वेज जो मतलब एक फैमिली के सामने नहीं प्रस्तुत की जा सकती, बच्चों के सामने नहीं प्रस्तुत की जाती, जैसे सेक्सुअल ट्रीटमेंट हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड, तो उन सारे सीन्स को निकालना। तो ये डिलीट पैसेज नॉट अप्रोप्रिएट टू रीड इन कंपनी ऑफ लेडीज़ की कंपनी में जो आप पैसेज हैं जिनको आप नहीं पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को डिलीट करना ही बॉल्डराइजेशन कहलाता है दोस्तों। यही बॉल्डराइज टर्म है और ये बॉल्डर ने दिया हुआ था। इसको हम फैमिली शेक्सपियर नाम से, उन्होंने जो बनाया था दोस्तों बॉल्डर ने, उन्होंने फैमिली शेक्सपियर बनाया था इसके आधार पर। अगला जो दोस्तों टर्म है वो है काकोफोनी। जैसे इसके नाम से दोस्तों लग रहा है ना, काको जैसे कि एक कौवे की तरह आवाज़, हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड। जो हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड का यूज होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड काकोफोनी। क्या कहलाता है दोस्तों? वो काकोफोनी कहलाता है, हार्श और अनप्लीजेंट साउंड का यूज। दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाने वाला टर्म है। जो अगला मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये है कैसियोरा। दोस्तों जो एक कैसियोरा जो होता है, इसे हम जो भी आपको पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा क्लियर कट, कि बहुत सारे लोगों की, कुछ लोगों की शिकायत हो जाती है कि मैं जो है शब्दों का उच्चारण अच्छा नहीं कर पाता। तो दोस्तों हो सकता है कि ये मेरी टंग या तो मेरे, जैसे कि जिधर मैं जिस रीजन का हूँ उस रीजन का प्रभाव हो दोस्तों। तो जो कैसियोरा होता है दोस्तों, ये होता है नेचुरल पॉज और ब्रेक इन लाइन ऑफ ए पोइट्री। दोस्तों क्या बोलते हैं हम इसको? नेचुरल पॉज और ब्रेक इन ए लाइन ऑफ ए पोइट्री। नेचुरल पॉजेज जो होते हैं दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं कैसियोरा। दोस्तों ये नेचुरल पॉजेज होते हैं पोइट्री में। ये दोस्तों पूछा जा चुका ऑलरेडी टर्म है और नेट में पूछा भी गया ये। अगला जो दोस्तों है वो है कैंटो। कैंटो जो आपने देखिए पढ़ा ही होगा दोस्तों कि कैंटो क्या होता है। कैंटो दोस्तों होता है डिवीजन ऑफ लॉन्ग नरेटिव पोएम। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी पोएम्स होती हैं उनको कैंटोज में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपका रेप ऑफ द लॉक, ये कैंटोज में डिवाइड है दोस्तों। इसी तरह जो आपका इपिक होता है वो आपका बुक्स में डिवाइड होता है। तो दैट इज कॉल्ड अ सेक्शन और डिवीजन ऑफ ए लॉन्ग नरेटिव पोएम। जैसे सेक्शन और डिवीजन, तो जो आपके इपिक को डिवाइड किया जाता है तो वो तो बुक फॉर्म में होता है, लेकिन कैंटोज जो कोई लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रेप ऑफ द लॉक को जो है कैंटोज में पब्लिश किया गया था, तो यही डिवीजन दोस्तों कैंटो कहलाता है। अगला जो दोस्तों टर्म है वो है कैविलियर पोएट। कैविलियर पोएट से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये कैविलियर पोएट एक्चुअली में कौन थे दोस्तों। तो जो कैविलियर पोएट थे 17th सेंचुरी के इंग्लिश रॉयलिस्ट पोएट्स थे। जो ये कैविलियर थे 17th सेंचुरी के पोएट थे और ये रॉयलिस्ट थे दोस्तों, और कोर्ट से इनका रिलेशन था दोस्तों। और इन्होंने एक्चुअली में इन्होंने जो दोस्तों जो लिखा, तो इन्होंने जो लिखने की कोशिश की वो तो जैसे कि कोर्टली लव के बारे में दोस्तों इन्होंने डिपिक्शन करने की कोशिश की। इनको हम एक और टर्म देते हैं, वो टर्म है सन्स ऑफ बेन, आफ्टर बेन जॉनसन, यानी सन्स ऑफ बेन्स नाम से भी दोस्तों जाने जाते हैं। इसके जो नोटेबल जैसे कि पोएट्स रहे कैविलियर पोएट टर्म के दोस्तों, जो नोटेबल पोएट हैं उनमें है रिचार्ड लवलेस, विलियम डेवनेंट, टॉमस कैरू, ये सब दोस्तों जो है कैविलियर पोएट के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। अगला जो टर्म है दोस्तों उस पर आते हैं, ये सेल्टिक रिवाइवल। दोस्तों जो सेल्टिक रिवाइवल है इसके बारे में पूछा जाता है कई बार। तो सेल्टिक रिवाइवल जो है ये आयरिश लिटरेरी रेनेसा है, जिसे हम सेल्टिक रिवाइवल कहते हैं। ये आयरिश लिटरेरी रेनेसा है। इसमें W.B. येट्स वगैरह आपके जो है लेडी ग्रेगरी, W.B. येट्स वगैरह दोस्तों शामिल थे। तो आप इसको ऐसे ही जाने कि जो आयरिश लिटरेरी रेनेसा है उसे हम सेल्टिक रिवाइवल के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। अगला जो टर्म है वो है दोस्तों चेसमस। तो ये होता है दोस्तों, चेसमस क्या होता है एक्चुअली में? तो जो चेसमस है, तो चेसमस एक्चुअली में ये दोस्तों होता है कि फॉर्म ऑफ कंट्रास्ट डेलिबरेटली फिल्ड, मतलब कोई ऐसा फॉर्म जिस कंट्रास्ट के लिए जो बनाया जाता है डेलिबरेटली, जानबूझ करके। एग्जाम्पल देखें, वी लाइव टू डाई बट डाई टू लाइव। वी लाइव टू डाई, हम जीते क्यों हैं? मरने के लिए, लेकिन बट डाई टू लाइव, लेकिन मर करके फिर हम जी जाते हैं दोस्तों। तो ये एक्चुअली में फॉर्म ऑफ कंट्रास्ट होता है जो डेलिबरेटली बनाया जाता है। देखिए ये जो दोनों सेंटेंस है दोस्तों, ये डेलिबरेटली ही बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि लाइव टू डाई बट डाई टू लाइव, ये दोनों डेलिबरेटली, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड दोस्तों वर्ड हैं। अगले हम टर्म पर आते हैं, वो है क्लीचे। दोस्तों जो क्लीचे होता है ये क्या है? ये है रेडी कास्ट आर स्टीरियोटाइप्ड एक्सप्रेशन, मतलब एक ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रचलन में जो कोई चीज़ होती है, जैसे
क्लीचे जो होता है रेडी कास्ट, मतलब ऑलरेडी ये पहले से ही प्रिपेयर होता है स्टीरियोटाइप्ड एक्सप्रेशन। जैसे कि स्टीरियोटाइप मतलब एकदम हमेशा आप सुनने वाली कोई चीज़ होती है, जैसे कि 11th आवर डेथ के लिए कहा जाता है, मतलब ही इज एट 11th आवर, यानी कि वो अपने अंतिम समय पर है, मृत्यु के समय पर है। तो दोस्तों इसे ही हम क्लीचे बोलते हैं। अगला जो टर्म है वो दोस्तों है कॉलरिज स्कूल। जो कॉलरिज का स्कूल है ये क्या है दोस्तों? एक्चुअली में जो एसटी कॉलरिज थे ये तो आप जानते हैं कि वो एक बेहतरीन पोएट, क्रिटिक दोनों थे दोस्तों। तो ये जो क्रिटिक्स का एक जो ग्रुप है, 20वीं सेंचुरी जो क्रिटिक्स का ग्रुप है, उसी क्रिटिक्स के ग्रुप को हम जानते हैं कॉलरिज स्कूल नाम से, एक टर्म दिया गया कॉलरिज स्कूल दोस्तों। अगला जो टर्म है वो है कंसीट। दोस्तों आपने अगर मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ी है तो मेटाफिजिकल पोएट्री में जो मेटाफिजिकल पोएट्री है वो जॉन डन की है दोस्तों। और जॉन डन ने एक्चुअली में मेटाफिजिकल पोएट्री में दोस्तों उन्होंने फार फेस्ड कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंट डिसिमिलर थिंग्स के बीच में दोस्तों, फार फेस्ड कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंट डिसिमिलर थिंग्स हो जो दोस्तों, और इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स ने दोस्तों इसको यूज किया था। जैसे फार फेस्ड इमेजरी, जैसे कि उनकी पोएम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। तो दोस्तों उन्होंने कंपास से कंपेरिज किया है कि एक कंपास की सुई उनकी बिलेवेड है और एक कंपास की सुई वो खुद हैं। बिलेवेड को उन्होंने कहा कि तुम सेंट्रल में रहती हो और मैं चारों तरफ तुम्हारे रहता हूँ, लेकिन आता फिर यहीं पर हूँ एक्चुअली में। तो ये है मेटाफिजिकल दोस्तों कंसीट जिसे हम बोलते हैं। कंसीट का पूरा जो नाम है ना वो मेटाफिजिकल कंसीट से जाना जाता है दोस्तों। अगला जो टर्म है वो है दोस्तों दादाइज्म। जो दादाइज्म जो है ना, डैडिज्म बोलते हैं इसको, ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था आर्ट और लिटरेचर के लिए जो 1915-20 के दौरान दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा डैडिज्म जो है दोस्तों। और इसमें एक्चुअली में ना कि ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था आर्ट और लिटरेचर के लिए, ये तो मैंने बताया ही था। और ये रिपुडेटिंग कन्वेंशंस एंड इंटेंडेड टू शॉक, मतलब कुछ ऐसे वर्क्स के लिए कि मतलब शॉक देने वाला कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन दोस्तों इस टाइप के वर्क में, डैडाइज्म टाइप के वर्क में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे दादाइज्म जैसे एकदम गुंडागर्दी टाइप का दोस्तों जो वर्ड होता है, यही उसी टाइप का ये वर्ड है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ड्यूक्स मशीन दोस्तों। जो ड्यूक्स एक्स मशीन होता है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अ गॉड फ्रॉम ऑफ अ मशीन, अ गॉड फ्रॉम अ मशीन दोस्तों। अ गॉड फ्रॉम अ मशीन, ऐसा क्यों? जो दोस्तों ड्यूक्स एक्स मशीन है तो इसको यही कहा जाता है अ गॉड फ्रॉम अ मशीन। तो इसकी जो प्रैक्टिस है, तो जैसे ग्रीक ड्रामाज में पहले टाइम पे दोस्तों जो गॉड थे तो वो नीचे आ जाते थे स्टेज पर, उनको बुलाया जाता था और एक्चुअली में उनके माध्यम से लोगों को कुछ संदेश दिया जाता था, ह्यूमन डिलेमाज को ख़त्म किया जाता था। तो जो हम ऐसे टाइप के, जैसे कि आपका स्टेज में कोई ड्रामा परफॉर्म हो रहा था, उसमें जैसे कि किसी हेवनली कैरेक्टर का जो कोई रोल प्ले कर रहा होता है, वही दोस्तों जो हम यूज किया जाता था ड्रामाज में, उसी को ड्यूक्स एक्स मशीन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला जो टर्म है वो है दोस्तों डर्ज। डर्ज क्या होता है? अ शॉर्ट एलिजी इंटेंडेड टू संग। डर्ज जो होता है दोस्तों ना, एक शॉर्ट एलिजी होती है जो गाने के उद्देश्य से लिखी जाती है। फियर नो मोर फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, ये सिम्बेलिन की लाइन है दोस्तों। विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है सिम्बेलिन, उसी की ये लाइन्स हैं दोस्तों। अगला टर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दोस्तों, ये जो टर्म है तो ये मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए टी.एस. इलियट ने यूज किया था दोस्तों। मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए टी.एस. इलियट ने इसको यूज किया था दोस्तों। और ये जो टर्म था ए से आया था टी.एस. इलियट का, द मेटाफिजिकल पोएट्स, उसी में दोस्तों इन्होंने बात की थी। इन्होंने बताया था कि जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक्चुअली में क्या होती है, तो जैसे कि जो राइटर या पोएट्स होते हैं जो लिखते हैं जो भी, तो दे कुड फील देयर थॉट्स एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ अ रोज। वो मतलब अपने विचारों को दे कुड फील द देयर थॉट्स एज इमीडिएटली, इतना जल्दी मतलब वो लोग पकड़ लेते हैं अपने विचार को एज द ऑर्डर ऑफ रोज। जैसे कि गुलाब की खुशबू को तुरंत पहचान करके ये बताया जा सकता है कि ये गुलाब की खुशबू है या चमेली की, ऐसे। तो दोस्तों उनके जो विचारों का और शब्दों का जो चयन था वो एग्जैक्ट था। दैट इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है आपका इंजैममेंट। इंजैममेंट काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। इंजैममेंट होता क्या है जान लेते हैं। इंजैममेंट जो दोस्तों होता है तो ये होता है लाइन अ लाइन हैविंग नो एंड एंड पंक्चुएशन बट रनिंग ओवर टू द नेक्स्ट लाइन। इंजैममेंट होता है जिसे हम रन ऑन लाइन भी बोलते हैं दोस्तों। इंजैममेंट को ही हम रन ऑन लाइन बोलते हैं, क्योंकि वन लाइन टू अनदर लाइन जो इसका सेंस जाता है, दैट इज दोस्तों इंजैममेंट। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है यूफेमिज्म।
यूफेमिज्म जो होता है इनऑफेसिव वर्ड और फ्रेज का यूज किया जाता है प्लीजेंट आइडियाज, मतलब प्लीजेंट आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए यूफेमिज्म का प्रयोग किया जाता है। देखो, इनऑफेसिव वर्ड और अ फ्रेज इज यूज्ड टू प्रेजेंट अनप्लीजेंट आइडियाज, मतलब अनप्लीजेंट आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए, मतलब यानी किसी दुखद समाचार को व्यक्त करने के लिए भी हम वर्ड जो है अच्छे यूज करते हैं। जैसे ही पास्ड अवे, हैज पास्ड अवे, ही हैज पास्ड अवे, मान लीजिए ऐसा है कि वो गुजर चुका है, यानी कि वो उसकी डेथ हो गई है, तो ही हैज डाइड की अपेक्षा हम क्या कह रहे हैं, ही हैज पास्ड अवे। हमने कहा कि वो पास्ड अवे यानी कि वो चला गया है इस दुनिया से। यानी कि हम एक्चुअली में अनप्लीजेंट आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लीजेंट वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों। फेबल क्या होता है? फेबल दोस्तों ये कहानी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो जिसे एनिमल फॉर्म है, एक बीस्ट फेबल है दोस्तों। फेबल का मतलब ही होता है दोस्तों ना एक्चुअली में कि कोई कहानी। अब ये कहानी दोस्तों कैसे टाइप की कि उसमें जो एनिमल वगैरह रहते हैं ना दोस्तों, तो वो बोलते हुए दिखाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे आप ड्रामाज वगैरह देखते हैं, उसमें देखते हैं ना कि वो एनिमल वगैरह बोलते हैं और ह्यूमन लाइक बिहेवियर करते हैं दोस्तों, दैट इज फेबल। अगला पॉइंट है दोस्तों हैमर्सिया। हैमर्सिया के बारे में मैं पिछले भी लेक्चर में बात कर चुका हूँ आपसे। हैमर्सिया जो होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं हैमर्सिया को इट इज़ एरर ऑफ जजमेंट, यानी कि जजमेंट की गलती इन ट्रेजेडी। ट्रेजेडीज में जो जजमेंट की गलती होती है दैट इज हैमर्सिया दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है इमेजिज्म। तो इमेजिज्म का मतलब होता है जैसे कि दोस्तों जो भी बहुत सारे लोग पिक्टोरियल क्वालिटी के थ्रू लिखते हैं। जैसे कि कोई राइटर या पोइट है, वो लिख रहा है, उसने वर्क ऑफ आर्ट लिखा, तो वो बहुत सारी इमेजरीज दे देता है, इमेजेस जो देता है आपको, इमेजेस के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता है। जैसे उसने कहा लुक दैट दैट पिंक फ्लावर, तो जैसे उसने कहा कि पिंक फ्लावर, तो दोस्तों हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है पिंक फ्लावर की। तो जो पोइट्री में ये यूज होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं इमेजिज्म। पोइट्री बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन रेदर देन थीम, थीम के अलावा वो डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड होती है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आयरनी। आयरनी जो दोस्तों होता है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। जैसे कि आयरनी जो यूज की गई, तो जैसे ड्रामेटिक आयरनी, शेक्सपियर ने अपने मैकबेथ जैसे वर्क में उन्होंने ड्रामेटिक आयरनी का यूज किया। जैसे वो कहा कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन एक्चुअली में जो आयरनी क्या है, हो सकता है कोई व्यक्ति सुंदर ना हो, वो बहुत कलाकार। जैसे कि एक लाइन है, मैं आपको बोलूँ कि देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन फेस। दोस्तों ही वॉज द मैन ऑन हुम वी हैव बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। एक्चुअली में डंकन ने ये लाइन कहा था, जो उनके रिबेलियन थे उनके लिए ये डंकन ने लाइन कहा, लेकिन ये मैकबेथ के कासिल में उन्होंने कहा था। जब वहाँ पर उन्होंने कासिल में ये बात कही, तो एक्चुअली में ये फिट हो रही थी मैकबेथ के लिए। क्यों? क्योंकि मैकबेथ के विचार आ चुका था कि उसे किंग का मर्डर करना है, लेकिन ये बात किसी और के लिए थी, लग किसी और पर रही थी। इसीलिए कहते हैं डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, जैसा प्रतीत होता है दोस्तों वैसा होता नहीं है। जॉर्गन जो है, जॉर्गन जो होता है अ डायलेक्ट यूज्ड बाय वन क्लास ऑफ पीपल। जॉर्गन जैसे होता है ना, जैसे कि मर्डरस टाइप की लोग ना की बात करते हैं, ठीक है आप मुझे वहाँ मिलिएगा, इशारों में बात होगी, मतलब एक वन क्लास, मतलब एक कोई प्रॉपर विशेष क्लास के वर्ग के लोगों के द्वारा यूज की गई लैंग्वेज को हम जॉर्गन बोलते हैं दोस्तों। जैसे इशारेबाजी या कि कोई कोड वर्ड का इस्तेमाल कर लेना, दैट इज जॉर्गन दोस्तों। अगला पॉइंट है जो है वो लिटोटेस। लिटोटेस क्या होता है दोस्तों? तो लिटोटेस का काम होता है कि किसी भी चीज़ को एक्चुअली में, मतलब टू निगेटिव चीज़ को हम सजेस्ट करते हैं किसी पॉजिटिव मीनिंग के थ्रू दोस्तों। जो टू निगेटिव मीनिंग होंगी उनको हम किसी पॉजिटिव मीनिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम अंडर स्टेटमेंट भी कहते हैं दोस्तों। और ये अपोजिट होता है हाइपरबोल का दोस्तों। जैसे कि नॉट टू बैड, जैसे कहा कि नॉट टू बैड मतलब बहुत ही बेकार नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत, मतलब थोड़े बहुत काम का तो है ही, बिल्कुल बेकार नहीं है। इट इज़ नॉट बेस्ट वेदर, ये बहुत बढ़िया वेदर नहीं है। तो ऐसे जो दोस्तों वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम लिटोटेस बोलते हैं। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है मैजिक रियलिज्म। दोस्तों जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के राइटर हैं, जिनमें से आपके इंडियन राइटर भी हैं जिन्होंने लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी ने दोस्तों यूज किया है मैजिक रियलिज्म का। और मैजिक रियलिज्म होता क्या है, इसे कभी कभी हम फैबुलिज्म नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मैजिक रियलिज्म को हम फैबुलिज्म नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, पोर्ट्रेज मैजिकल और अनरियल एलिमेंट्स नेचुरल। इसमें ऐसे वर्ड्स का, मतलब ऐसे सेंटेंसेस का, ऐसे इंसिडेंट्स का यूज किया जाता है कि वो अनरियल होते हैं लेकिन नेचुरल लगते हैं, लगता है कि हाँ ऐसा नेचुरल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड मैजिक रियलिज्म दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मालाप्रॉपिज्म। दोस्तों मालाप्रॉपिज्म क्या होता है, अनइंटेंशनल मिसयूज ऑफ अ वर्ड बाय
कन्फ्यूजन। मालाप्रॉपिज्म दोस्तों होता है अनइंटेंशनल, मतलब कोई इंटेंशन नहीं होता है लेकिन वो यूज हो जाता है वर्ड दोस्तों। जैसे हमारा कोई इंटेंशन नहीं है उस वर्ड को यूज करने का, लेकिन ये यूज हो जाता है। जैसे अगर उदाहरण की हम बात करें, आई एम नॉट अंडर द एफ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। एफ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस कहना चाहता है, लेकिन दोस्तों वो एफ्लुएंस हो गया। तो ये दोस्तों मालाप्रॉपिज्म कहलाता है, मतलब ये है अनइंटेंशनल मिसयूज ऑफ अ वर्ड बाई कन्फ्यूजन दोस्तों। अगला जो टर्म है वो है नियोलॉजिज्म दोस्तों। ये नियोलॉजिज्म पूछा गया है रिसेंट में, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया। जो नियोलॉजिज्म होता है, द यूज ऑफ ए वर्ड और टर्म दैट हैज रिसेंटली बीन क्रिएटेड। दोस्तों जो रिसेंटली में कोई वर्ड या टर्म जो क्रिएट किया गया है उसका यूज, मतलब न्यू वर्ड्स जो रिसेंट में क्रिएट हुए हैं उनका यूज करना नियोलॉजिज्म कहलाता है दोस्तों। पैरेबल एक वर्ड है। पैरेबल का क्या मतलब होता है? पैरेबल जो होता है ना, एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, टोल्ड एज एन एनेक्डोट टू इलस्ट्रेट और टीच अ मोरल लेसन। दोस्तों जो पैरेबल होता है ना, तो इसका काम होता है, कोई ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, मतलब जैसे एक किसी इंसिडेंट को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको गलत काम ना करके दोस्तों वो सही काम करे, तो हम उसके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वो उसने ऐसा से ऐसा किया, उसको ऐसे से ऐसा करने के बाद ये हो गया, उसको जेल हो गई, उसने चोरी की, उसको जेल हो गई। तो तुम्हें हम उसको डायरेक्टली नहीं करें लेकिन इनडायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हाँ, मतलब तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखिए इसका मतलब है एक्सटेंडेड मेटाफर टोल्ड एज एन, दोस्तों क्या है? एक्सटेंडेड मेटाफर टोल्ड एज एन एनेक्डोट टू इलस्ट्रेट और टीच अ मोरल लेसन। एक मोरल लेसन बताने के लिए हमने बताया कि वो ऐसा राउडी था, उसने ऐसा काम किया, उसने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद उसे जेल हो गई। तो मतलब ये हम मोरल लेसन को टीच करने के लिए पैरेबल का यूज करते हैं दोस्तों। पैरोडी क्या है? पैरोडी जो होता है ये ह्यूमरिस्टिक इमिटेशन होता है, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का ह्यूमरिस्टिक जब हम इमिटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। पेरिपिटिया दोस्तों क्या होता है? पेरिपिटिया ये अरिस्टोटल की ट्रेजेडी का टर्म है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। पेरिपिटिया मीन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि पेरिपिटिया मीन्स क्या होता है? होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। और प्लेगरिज्म दोस्तों, ये प्लेगरिज्म जो वर्ड है काफ़ी महत्वपूर्ण है, टू यूज अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ऑन। मतलब प्लेगरिज्म का मतलब होता है चोरी कर लेना, एक्चुअली में कॉपिंग। लेकिन कैसी कॉपिंग? किसी दूसरे के व्यक्ति की कॉपी करके ऐसे उसको रिप्रेजेंट करना जैसे इसको मैंने खुद लिखा हुआ है। और दोस्तों लास्ट है जो, ये है सटायर, आर्ट ऑफ अनलीजिंग फॉलीजी। दोस्तों जो सटायर का यूज हुआ न्यू क्लास के में बहुत ज़्यादा यूज हुआ, और सटायर का जो उद्देश्य होता है वो होता है सोसाइटी का रिफॉर्मेशन करना, सोसाइटीज़ में जो फॉलीज हैं उन फॉलीज का जो है उन फॉलीज में एक्चुअली में सुधार लाना, ताकि हम सटायर के थ्रू दोस्तों उन्होंने जो पोएट्स वगैरह थे न्यू क्लास के लेज के, उन्होंने इसको यूज किया। सटायर यही होता है, आर्ट ऑफ अनलीजिंग फॉलीज। फॉलीज को मतलब अगर आपके सामने लाएगा, तो अगर आपने सुधार करने की कोशिश की तो दैट इज़ सटायर। मतलब सटायरिकल वे में आपसे कुछ कहा गया, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, एक्चुअली में हो, अगर नहीं हो तो बन सकते हो, तो बनने की कोशिश करो, इस टाइप दोस्तों। तो धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मिलते हैं फिर, आपसे मुलाकात होगी। पीजीटी के लिए दोस्तों लगे रहें, इस बार पीजीटी उस पार होना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद।